हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देखा इस देश की राजनीति का रंग, जो धन, जो रुपया, जो नोट देश के कोने कोने से मिल रहा है, उसका रंग काला है या सफेद, ये तो खैर बाद में चलेगा, लेकिन उससे पहले पता चल रहा है कि इस देश की राजनीति का रंग क्या है। जी हां, हम आपको दिखाएंगे वो वाक युद्ध जो नेताओं के बीच में छिड़ा है, लेकिन उससे पहले कई खास मेहमान हमारे साथ आज स्पेशल शो में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन करीब है और इसी के साथ लोगों को उम्मीद कि नए साल में क्या विड्रॉल लिमिट्स खत्म हो गए, उनका खुद का पैसा उनका अपना होगा। तो दूसरी तरफ जो काला धन इधर उधर मिल रहा है, कहां कहां पहुंच रहा है, कैसे कैसे पार्टी के बैंक अकाउंट में 104 करोड़ रुपए तक नोटबंदी के बाद डाला गया है, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन सभी सवालों को उठाने की कोशिश करेंगे आज हल्ला बोल में। सबसे पहले तालियों के साथ आप अपना स्वागत कर लीजिए, क्योंकि आज जनता यहां पर बैठी है और जनता यहां पर दागेगी सवाल। जो नेता उसका सामना करेंगे, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। प्रदीप जैन आदित्य साहब, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पहले रह चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब खास मेहमान, क्योंकि बीएसपी के लिए आज बहुत सारे गंभीर सवाल यहां पर होंगे। और नितिन देसाई जी, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं वाक युद्ध। वाक युद्ध 1, वाक युद्ध 2, वाक युद्ध 3, आजकल यही चल रहा है देश में। पहले सुन लीजिए। तो देश को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर जो उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। अभी भी है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन का सच्चा लक्ष्य क्या था और जिनको चोट लगी है उनके लिए प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। कपबोर्ड में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छों के कपबोर्ड खोल दिए हमने। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है और मुझे विश्वास है कि सामान्य मानवी इस देश का ईमानदारी को पसंद करता है। इस देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के लिए सहने को तैयार होता है। इस देश का सामान्य मानवी बेईमानों को नफरत करता है। शीला जी ने स्वयं कहा है कि इस इशू पे आप इंक्वायरी कराइए। ठीक है, आज कहा है। नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? और आज भी हमने एक बात देखी, उन्होंने बहुत कुछ बेबुनियाद, शर्मनाक टिप्पणी की प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन बाकी उनके साथ बैठे हुए लोगों ने भी उस टिप्पणी को दोहराया नहीं। कई बार ऐसा लगता है जैसे अगर बातों से समस्याएं इस देश में हल होने लगती तो ये नेता बड़े काबिल साबित होते, क्योंकि उसी में सभी को लगता है महारत हासिल है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सवालों के बौछार करें। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया साहब, आज मैं आपके पास आना चाहती हूं। 104 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद, कौन सा पैसा है ये? यहां तो लोग ये मान रहे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न, पार्टी अपनी तरफ से जो कुछ पैसे दिखाती है, इतना पैसा तो दिखाया नहीं था आपने। देखिए, इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, हाँ। संविधान है, सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पीछे, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के पीछे दलित, पिछड़े लोग, गरीब मुस्लिम और देश के गरीब तबके हैं। और ये 50 करोड़ लोग जो हमारे दल के पीछे, उनकी भावनाएं हैं और वो लोग पैसा देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, 104 करोड़, जी हाँ, मैं गरीबों का पैसा आप पार्टी में रखते हैं। जी हाँ, वो पार्टी को चला। मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। इस देश के अंदर
रेड्डी बंधु अपनी शादियों में 600 करोड़ सर रुपया हम आपसे बीजेपी के पूछे, खर्च आप बता करते दीजिए हैं। रेड्डी, वो रेड्डी और से भेज सुन दें तो वहां लीजिए, पर जी हाँ, ऑगस्टा जी हाँ, वेस्टलैंड कहेंगे। भेज देंगे, फिर वो क्योंकि ऑगस्टा वेस्टलैंड से हमारा कहीं और 100 भेज करोड़ देंगे, रुपया- मतलब नहीं। फुटबॉल खेलते रहे देश। हमारे बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की हाँ। तिजोरी में 100 करोड़ रुपया दलितों का, मुस्लिम का, पिछड़ों का बहुत दर्द हो रहा है देश के धन्ना सेठों को और उनकी पार्टियों को। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो पैसा देते हैं और वो हमारे संघर्ष के लिए, पार्टी के संचालन के लिए हमको पैसा देते हैं। और हमने कोई गैर कानूनी काम किया था तो हमको जेलों के सलाखे के पीछे भेज सकते हैं, पर हमने वो जो तारीख उन्होंने दी है और इन्होंने जो जमा किए बंगाल में, कलकत्ता में इन्होंने जो जमा किए 500 करोड़ रुपए, जिसके अमित शाह डायरेक्टर हैं, और इन्होंने, मैं उनकी फहरिस्त आपको सुनाऊं, और इनके मुंडे जी की बहन रंगे हाथ 10 करोड़ रुपए पकड़े गए, उनका कोई मीडिया को न चिंता है न देश के अन्य लोगों को चिंता है। चिंता होनी चाहिए इस देश को। अगर बुनकर मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, 125 लोग मर गए इस देश के अंदर। मोदी जी ने आज तक मन की बात में कुछ नहीं कहा उनके बारे में। मोदी जी ने आज तक ट्वीट नहीं किया, न फेसबुक पे डाला। कहना मेरा यह है कि इस देश में 125 करोड़ की बात कर रहे हैं, 124 करोड़ लोग मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ चंद लोग जिनका 7 लाख करोड़ रुपया, 126 करोड़ माफ कर दिया गया पूंजीपतियों का, किसानों का, बुनकरों का, गरीबों का भी माफ कर देते तो हम समझते कि मोदी जी देश के लिए है। संबित जी, देखिए, जब नवंबर 8 को बीजेपी के खातों में कितना पैसा जमा हुआ है ये बताएंगे देश? अभी बता दूंगा। कब बताएंगे? सुन तो लीजिए, नहीं, उसके अभी पेपर आपने कोई सवाल दिखाता पूछा, नहीं तभी सर। तो बोलूंगा, तभी तो बताऊंगा। हाँ, तो सवाल तो आप सुन तो लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप उन पर बरसेंगे। वो रेड्डी के पास बरसूंगा भेजते किसी हैं, आप पे रेड्डी नहीं। से ऑगस्टा वेस्टलैंड जाएंगे और हम लोग घूमते रहेंगे, ऐसे पूरा देश घूम लेंगे। बरसेंगे बिल्कुल नहीं। यही काम है इस देश के नेताओं का, बोलने में सब माहिर। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे इनके खाते का पूरा डिटेल आया, बीजेपी के जो खाते हैं उसका डिटेल देश को दिखाने की हिम्मत है आप में? सभी पार्टी के खातों का डिटेल इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे ही रखती है। बीजेपी के भी खाते का डिटेल इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा जवाब है और प्रश्न भी है मेरे भाइयों और बहनों से। देखिए, आम जनता के लिए हमने नवंबर 8 को कहा कि आप अगर 2.5 लाख से ऊपर जमा करेंगे तो आपसे ईडी सवाल पूछेगी, आपसे इनकम टैक्स सवाल पूछेगा कि आप कहां से लाए। आपका अगर सच्चा धन है तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए, सुरेंद्र भदौरिया साहब के लिए बुरी खबर आ रही है जो हम ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, क्योंकि बीएसपी और आनंद कुमार को नोटिस जारी होगा। आयकर विभाग ये नोटिस जारी करेगा 104 करोड़ जो नोटबंदी के बाद से यहाँ पर डाला गया है। मैं कंप्लीट कर दूं। जवाब देंगे उनको। मतलब क्या जवाब होगा? हम जवाब देंगे, हमारे कि पास देश में नोटिस जो आने दीजिए, हमने कहां से लिया, किन कार्यकर्ताओं से, कहां से पैसा आया, सारा जवाब मैं दिया अभी इसका जाएगा, जवाब ब्यौरा कंप्लीट दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, 2.5 लाख के ऊपर जमा करेंगे तो हमारा जो ये भाई बैठा है ये तो जवाब देगा, मगर मायावती जी जवाब नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? कितने क्यों देंगी? क्यों आप जवाब देने पूछा गया है तो आप बोल रहे क्यों जवाब मांग लिया? नेताओं में और जनता में फर्क क्यों हो? मेरा नेता और जनता में फर्क क्यों हो? सुन लीजिए, मैं साहब पानी पीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप कैसे जानते हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा? आप पकड़े आप गए हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्यों? नहीं, पकड़े आप गए हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। सुन लीजिए, आपके अरे पास सुन कोई जानकारी नहीं है, गला खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। सुन लीजिए, आपके पास सर साहब गला, सर मेरे से सवाल पूछा गया, आप 15 मिनट बोल रहे थे। ये क्या है? ये किस तरह का बयान है बताइए? मैंने सुना ना इनको 10 मिनट के लिए, मैंने सुना आपको, आप बड़े हैं मेरे, आप मेरे बड़े हैं, मैं आदर करता हूं। गुमराह मत कीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं साधा जवाब दे रहा हूं। अगर मैं या ये बहन जो बैठी है, ये अगर 5 लाख डिपॉजिट कर देगी ये बहन, तो इसको तो ईडी सवाल पूछ सकती है, उस समय हम कुछ नहीं बोलेंगे। मायावती जी से या उनके भाई से अगर ईडी ने कुछ नहीं कहा कि इनको जेल जाना चाहिए, ईडी ने कहा आप बता दीजिए कहा, तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो राजा रानी है ना, ये पॉलिटिशियन है, क्यों नहीं पॉलिटिशियन से सवाल होगा? मुख्यमंत्री बनते भैया। देखिए, यही तो बदला है मोदी जी के रजीम में कि कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर पॉलिटिशियन ने भी घपला किया है तो पॉलिटिशियन से भी पूछा जाएगा। और आज मायावती जी ने खुद कहा, मैं वो पहली नेता थी जिसने खड़े होकर डिमोनेटाइजेशन को अपोज किया।
अब समझ में आ रहा है क्यों अपोज किया। अरे आपके भाई के अकाउंट में ही इतना पैसा है तो आप अपोज नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप बता दो, आप अपोज नहीं करोगे तो क्या करोगे? अमित शाह का कहाँ पे है दिखा दीजिए ना, कौन सा 500 करोड़ पता चलेगा आपके पास, कुछ पता चलेगा, कौन सा पता चलेगा? सोशल मीडिया पढ़ के आते हैं, ये देखिए ये नेताओं का हाल हो गया है, ये सोशल मीडिया पढ़ के यहाँ बताते हैं खाते। सोशल मीडिया पढ़ के भदौरिया साहब इतने बड़े हो गए। सोशल मीडिया में तो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, छोड़िए। मैं वापस आऊंगी सर आप दोनों के पास। प्रदीप जी, सोशल मीडिया में राहुल जी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या प्लीज छोड़िए। आप पे धन शक्ति है तो हमारे पास जनशक्ति है। कौन सी शक्ति है? जनशक्ति। 0 सीट 2014 में जनशक्ति की ताकत है। 0 सीट मिली थी 2014 में इनको जनशक्ति। देखिए जनशक्ति नहीं है, केवल धनशक्ति है। प्रदीप जी, आज राहुल गांधी फंस गए। हालांकि आजकल वो खूब दहाड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन जब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछ दिया कि ममता बनर्जी आपके बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हैं, वो तो कह रही है कंप्लीट रोल बैक हो, वो तो कह रही है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, आप ये चाहते हैं, तो इधर उधर देखने लगे, फिर कहते हैं ये उनका सुझाव है। तो विपक्षी अलग है। नहीं अंजना जी, मैं एक बात विपक्षी जानता नहीं है कि वो चाहता क्या है। ये आपकी धारणा है कि विपक्ष अलग है। आप क्या चाहते हैं? पूरी बात सुनिए। रोल बैक चाहते हैं? नहीं, आप पूरी बात सुनिए। रोल बैक चाहते हैं? चाहते हैं। आप पूरी बात सुनिए ना। आप अपने पहले आपने जो बात क्वेश्चन मतलब कांग्रेस पार्टी के जिस नेता से बात कीजिए सर वो कुछ अलग कहता है। अपने आप जवाब दे देती है। पूरा विपक्ष एकजुट है। जब पार्लियामेंट चल रही थी, कांग्रेस ही एक लाइन में नहीं बोल रही सर। कहां से? आप भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के नेता एक लाइन में नहीं बोल रहे। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आप रोल बैक कहते हैं। ये बात संबित पात्रा कह रहे हैं तो ठीक लगती है। गेस्ट यहाँ पर आए हैं सर? आप बताइए अंजना जी। सर मनीष तिवारी जी कुछ दिन पहले आए थे। भारतीय जनता पार्टी की है, शिवसेना उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय मजदूर संघ इस नोटबंदी की बुराई कर रहा। चंद्रा बाबू नायडू जिनका समर्थन केंद्र सरकार को है, वो इस नोटबंदी के बारे में, मैं जब आपकी बात पूरी सुनी, आपकी आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम के कुछ बोलते हैं। मुद्दा ये है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये वो पेपर है जो प्रधानमंत्री के ऊपर 50 करोड़ रुपए के सहारा से रिश्वत लेने का आरोप है। आज एक भ्रष्टाचार का आरोपी देश का अपने आप को चौकीदार कहता है, फकीर कहता है, जांच क्यों नहीं करवाता? अच्छा, अभी मैं भी लाया हूं कागज। आज आप बताइए, जे बिरला ग्रुप की जो रेट हुई, जे नेट पे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए के लिए एक गरीब आदमी, अंजना जी आज सारे देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था। पेपर्स लाए हैं? हाँ, पेपर है ना। शीला दीक्षित जी के भी कौन से? वो शीला दीक्षित जी ने भी कहा, अगर शीला दीक्षित भी जोशी हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और भी कांग्रेस ने कभी बचाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने कभी करने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने दबंगी और बुलंदी से बेईमानों को, चाहे वो उनकी सरकार में मंत्री हो चाहे सांसद हो, उन्हें कटघरे के बीच में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है। नवंबर के बाद एक मोदी जी का जवाब ले लीजिए पहले। जमा हुए। महेश शाह और अमित शाह के क्या रिश्ते हैं? आप इतने 100 करोड़ रुपए की बात कर रही। 13,160 करोड़ रुपए का आरोपी सुबह जाता है, शाम के पुलिस की गाड़ी में बैठ के सम्मान से आता है। 2 चेहरे नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी लाइन में मरे, 104 आदमी मरे। बहुत विद्वान प्रवक्ता है संबित पात्रा, बताएंगे इनने अपने अकाउंट में कितने रुपए जमा किए 8 नवंबर के बाद। उसके बाद देश से पूछने की बात है कितने जमा किए, कितने जमा किए। मैंने तो 5 पैसे भी जमा नहीं किए हैं क्योंकि थे ही नहीं मेरे पास, तो जमा कहां से करूं। अब सुन लीजिए, आपने आप 4 फर्जी। मैं एक बात यहाँ चैलेंज देके कह देता हूँ साहब, अकाउंट जांच करा लीजिए। यहाँ अगर 4 लोग बैठे हैं ना, सबसे फकीर आदमी कोई है तो मैं हूँ। बेच दूंगा अपनी सर को। मैं बता, ये पोशाक पे मत जाइए साहब, पोशाक पे मत जाइए, पोशाक पे मत जाइए। अरे जैसे सुन लीजिए डिबेट पे वापस आइए। आपके प्रधानमंत्री फकीर, डिबेट पे वापस आइए। क्यों फकीर बना रहा है? डिबेट पे वापस, देश को क्यों फकीर बना रहा है? डिबेट पे वापस, देश को फकीर मत बनाइए। डिबेट पे वापस, देश अपने बलबूते पे खड़ा है, इसे फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अब सुन लीजिए। नहीं हो सकता, यहाँ रैली नहीं हो रहा है, बन जाता है कभी। एक बात आपको बता दूं, और ये बड़ी बात बताने वाला हूं मैं अभी, ये शांत हो जाए तो देश नहीं चलेगा। ये कभी मंत्री भी रहे हैं इस प्रकार व्यवहार। अब आपको नहीं है ज्ञान तो क्या किया जाए? शांत रह जाइए।
अरे मंत्री थे तो व्यवहार अरे तो आप तो फकीर है ना, आप फकीर, आप कह रहे हैं फकीर है। मैं बता रहा हूँ, अब फकीर की बात मंत्री रहा, फकीर की बात सुनिए। सूती कपड़े पहनकर देश को कैसे लूटना है कोई गांधी परिवार से सीखे। अच्छा, आप कपड़े ये सूती कपड़े वही साबित मान लेकर सूती कपड़े पहनकर सबसे बड़ा इन्होंने मोदी क्या हो रहा है। अंजना जी, 4 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये किस प्रकार की डिबेट हो रही है आप मुझे बता दीजिए, ये किस प्रकार की डिबेट हो रही है आप मुझे बता दीजिए। देखिए मैं इनको सुन रहा था कि इस प्रकार की डिबेट हो सकता है, जनता सुन रही है। इन सब 15 मिनट मुझे आप तीनों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा शांत हो जाए प्लीज। कैसे शांत होगा प्लीज, मैं एक बार बचाती हूं अंजना जी, ये उचित नहीं है। जनता से मैं पूछ रहा हूँ, 15 मिनट मैंने सुना इनको, क्यों नहीं पूछूंगा? 15 मिनट मैंने सुना इनको, मैं जवाब तक नहीं दूं, ये क्या न्याय है? आज मैं न्याय मांग रहा हूँ अंजना जी, आपके दरबार में मैं न्याय मांग रहा हूँ। 15 मिनट मैंने इनको सुना है, मैं जवाब 5 मिनट का नहीं दे सकूं। 15 मिनट तो अभी टोटल मैं 5 मिनट बोल नहीं सकूं, ये क्या न्याय है? प्लीज प्लीज जल्दी से आप अपना जवाब दें, 1-2 लाइन में, क्योंकि मैं जल्दी से बोल दूंगा, मैं जल्दी से बोल दूंगा। इन्होंने 5 कागज दिखाए कि मोदी जी को 5 कागज पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि राहुल जी ने दिखाया है। राहुल जी ने नहीं, नेट पे सहारा की रेट में पकड़ा गया। मैं आऊंगी फिर से आपके पास प्रदीप जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, प्लीज ऐसे नहीं होता है। जल्दी से जवाब देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का परसों का मैं दिखा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन फर्जी कागजों पर क्या कहा जो राहुल जी के पास है। डॉक्यूमेंट्स राहुल यूज्ड टू अटैक मोदी वर टर्म्ड फिक्टिशियस, फिक्टिशियस माने फर्जी, बाय सुप्रीम कोर्ट, कैंट ऑर्डर प्रो पोस्ट ऑन देम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो कागज है ये फर्जी है, ये जेन्युइन नहीं है, ये जीरो है, ये ऑथेंटिक नहीं है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट कहेगा राहुल गांधी कुछ कहेगा, किसकी बात? मैं आपसे पूछता हूं, किसकी बात मानना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए या राहुल गांधी की? सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। अरे 104 करोड़ लूट के मेरे अंजना जी, नितिन देसाई जी, जल्दी से एक रिएक्शन की बात माननी चाहिए। ठीक कहा। नोटबंदी छोड़ के हर विषय पर बात हो जाती है। मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है इतने नोट होंगे कि जो विड्रॉल लिमिट्स है वो खत्म कर पाए सरकार 70 दिन में? सर एक सेकंड, 70 दिन में विड्रॉल लिमिट सरकार खत्म कर पाए, इतने नोट छप पाएंगे? क्योंकि 50 दिन वाला तो बिल्कुल ही असंभव दिख रहा है। नहीं, अभी पहले तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी जगह तो वहाँ है, यहाँ नहीं है। मैं आम जनता के बोल रहे हैं। और दूसरा मैं ये सब पार्टियों को कहता हूँ कि सच बात है तो जिस तरह से हमारी राजनीति के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो काले धन का मूड है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो काले धन नहीं जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं हर एक पार्टी को विनती करता हूँ कि वो अनाउंसमेंट करे कि वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ चेक से लेंगे। डरते हैं सर ये? हाँ, डरते हैं। आरटीआई के नीचे आने को तैयार नहीं होती है सभी पार्टियां। सब गुनहगार हैं उसी तरह से। इस देश के एक ब्रेक के लिए अगर ये नहीं जाएगा, अगर हम कहते हैं सारा देश लूट के अब तैयार हो गई है कांग्रेस। आप अभी एक आम आदमी का सुनिए, आपका बहुत सुना है हमने। आप एक आम आदमी का सुनिए। अगर ये राजनीति में सफाई नहीं आएगी तो काला धन बंद नहीं होगा। फकीरी का भी न जाने ये कौन सा रंग इस देश के नेताओं पर चढ़ा है कि फकीर भी किसी कोने में बैठकर सोचता होगा कि फकीरी होती क्या चीज है। मैं फकीर या ये नेता फकीर। बहरहाल फकीरी पर बहस अलग से एक दिन करनी पड़ेगी, पूरे 1 घंटे की करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं, फकीर पर भी आजकल नेता बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर भी दे रहे हैं। तो इस बार ममता बनर्जी वर्सेस मोदी। आप आ जाए पॉलिटिक्स में, कल आपका गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कल और भी कोई आ सकता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी खिलाफ में ऐसा ही हो सकता है। ये क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। आज देश में मोर देन इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। इट इज नॉट इमरजेंसी, इट इज सुपर इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। तो अगर 50 दिन का बाद भी ये चीज फैसला नहीं होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजाइन एज ए प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंट्री? उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था
कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे और आज रोज पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। Demonetization and demonetization, it's a mega scam. ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है। ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया, ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया दोस्तों। और अब वो लड़ाई जहां पर केंद्र रहा आज के तूफान का, जल्दी से सुन लीजिए। जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। अपने द्वारा बड़ी संख्या में नोटबंदी के बाद जो सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, उसे दलितों के खिलाफ विरोध बताया जाएगा। यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है तो इनको फिर बीएसपी के बैंक में जमा कराए गए धन को उजागर करने के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के भी धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। आपको मालूम है यह सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है और यह सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आता है, चाहे हमारी पार्टी हो किसी की पार्टी हो। ये तो बहुत स्पष्ट है, और अब सवालों की शुरुआत करते हैं। अब जनता के सवाल होंगे और छोटे छोटे जवाब दीजिएगा ताकि से ज्यादा लोग आप सवाल पूछना चाह रहे थे। आइए पूछिए, आप पूछिए। सॉरी सर। ये आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो 2-2 करोड़ रुपए लेकर जो टिकटें बांटती हैं, आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी स्तर के होते हैं, उनको अगर पैसा नहीं होता तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप नई करेंसी लेंगी बहन जी या सच्चे कार्यकर्ता को टिकट देंगी? इससे आपकी पृष्ठभूमि तो स्पष्ट हो गई प्रश्न से, पर मैं आपको बतला दूं, हमारे जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं जब पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तब ये आरोप लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पार्टी के अंदर तो नहीं पर भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह एमपी हैं। सवाल इनसे पूछेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब देंगे। फिर घुमा दिया, नहीं आ रहा है। फिर घुमा दिया इन्होंने, दूसरी जगह पहुंचा हो गया। इस बार रेड्डी जी का नाम नहीं सुना लेकिन कहीं और पहुंचा दिया, जवाब नहीं मिला। अगला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन बस ये है कि ना गवर्नमेंट के पास पैसा, किससे सवाल है आपका? सभी से। ना गवर्नमेंट के पास पैसा है ना जनता के पास पैसा है। पैसा क्या यूनिकॉर्न है? गया कहाँ है पैसा? देश के प्रधानमंत्री ने जो नीति बनाई है उससे सारा पैसा विदेशों में चला गया। क्या बोल रहे हैं ये? विदेशों में चला गया? आप देखो विदेशों, अरे विदेशों में तो आप ही के समय जाता था। आप बताइए, आपके अध्यक्षा भी विदेशी है, विदेशों में पैसा रखते थे, ये तो हर कोई जानता है। आप बताइए, विदेशों में चला गया, कैसे चला गया विदेशों में? नहीं, ये राहुल गांधी छुट्टी मनाना विदेश जाते थे, क्या करते थे पता नहीं है क्या? वही तो ला रहे हैं, वही क्या एटीएम। देसाई साहब, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ। ये लोगों का कंसर्न यही है कि हमारा पैसा हमें कब मिलेगा, चला गया वापस, ये विड्रॉल लिमिट्स कब सरकार खत्म कर पाएगी, कब पैसा मिल पाएगा, ये लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है। वो एड्रेस होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? जो पैसे निकाले गए थे उससे अब तक मेरे ख्याल में 30% वापस सर्कुलेशन में आ गए हैं और उससे तो काम नहीं चलेगा। कम से कम 80-90% नहीं आ जाएगा तब तक ये परेशानी रहेगी। परेशानी तो रहेगी। दूसरी बात का ये है कि कहाँ मिल रहा है। ऐसी जगह, बहुत जगह है जहाँ 30% भी वापस नहीं आया है। तो इसलिए मेरे जहन में कम से कम 2-3 महीने और लग जाएंगे। 2-3 महीने? 50 दिन की बात कही थी, 50 दिन में 3 महीने हो जाने दीजिए, 50 दिन हो जाने दीजिए, आप देखिएगा। हम भी हैं, 50 दिन हो गया सर, 2 दिन बाकी है। बताइए समृद्ध जी, 2 दिन बाकी है, बैठे हुए हैं और ऊपर अगला सवाल।
मेरा सवाल बीएसपी से है। सवाल सुनिए सर, प्लीज प्लीज। मेरा सवाल बीएसपी से है। माना पार्टियों के पास कैसे भी पैसा आता हो, लेकिन जो मायावती जी के भाई हैं आनंद कुमार जो, तो उनके पास 1.5 करोड़ रुपए कैसे आया? देखिए एक चीज जान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये आपका जो प्रश्न है वो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सबको जवाब। और बहन मायावती जी पर जब से वो 2003 और भाई आनंद का कौन जवाब देगा? वाजपेयी से लेके आज तक भाई आनंद का कौन जवाब देगा? एक दलित की बेटी क्योंकि आगे बढ़ रही है, जो बहन मायावती जी ने कहा उसी तरह के प्रश्न दलित की बेटी में पर वो फंसने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ने वाली है। ठीक है ठीक है, जल्दी से संबित, जल्दी। देखिए ये बहुत, एक सेकंड में ले रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप अगर शांत रहेंगे तभी सवाल हो पाएंगे। देखिए ईमानदारी होती अंजना जी तो लोकपाल बनाया गया होता, दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता, प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आए होते, पर क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप को बचाना चाहते हैं इसीलिए लोकपाल नहीं बनाया गया। जल्दी से। दलित की बेटी, जिस प्रकार का ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्या करप्शन का कोई जात होता है? हाँ, आप करप्शन का भी जात बता रहे हैं। लोगों का अधिकार है, आप लोग एकमात्र हैं, एकमात्र आपके पास एकाधिकार है। लीजिए 2 बोतल है आपके लिए, सरकार है आपकी, 2 बोतल लीजिए, 2 बोतल। अब बोलने दीजिए साहब, गला खराब हो जाएगा। देखिए मैं इसमें एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए दलित की बेटी की जो राजनीति की जा रही है, आप दलित आपके चैनल सबसे ज्यादा देखते हैं, मैं उसके माध्यम से दलित भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं। दलितों का जो शोषण हुआ है वो करप्शन के कारण हुआ है। सर मुझे जवाब तो दीजिए सर प्लीज। सर मैं आपके बीच में ऐसे नहीं बिहेव कर रहा। अंजना जी किस प्रकार का बिहेवियर है? अंजना जी किस प्रकार का बिहेवियर? नोटबंदी और एक करके अंजना जी किस प्रकार का बिहेवियर? प्लीज एक करके किस प्रकार का बिहेवियर है? अंजना जी किस, अंजना नहीं, दलितों की नंगी पीठ अंजना जी किस प्रकार का, एक सेकंड करेंगे आपकी दलित पर सहानुभूति। सुधींद्र भदौरिया साहब प्लीज सर, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोले। दर्शक बड़े परेशान होते हैं। मैं इतनी देर से सुनता हूं, एक लाइन में बोल नहीं पाता हूं, आप बताइए। जवाब नहीं, ये गलत है। एक लाइन अंजना जी में कंप्लीट कर, ये क्या हो रहा है? कैसे बोलूं मैं एक लाइन नहीं बोलूं तो क्यों आया हूं डिबेट में? ये इस प्रकार का डिबेट होता है क्या? ये इस प्रकार का डिबेट होता है? आप बताइए क्या डिबेट हो रहा है? ये क्या डिबेट हो रहा है? क्या डिबेट हो रहा है? मैं एक सेकंड प्लीज एक लाइन में कैसे बोलूं? आप देखिए मैं कैसे बोलूं? आपकी आवाज जा रही है, माइक ऑन है, बोले। नंबर 1 मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी जब शांत हुए एक बार आपको रिक्वेस्ट कर दूं प्लीज। नोटबंदी पे जवाब हो, कोई बचपन में भी सिखाया गया होगा, जब अपनी बारी आए सर, जब प्रश्न पूछा जाए तब जवाब दे सर प्लीज, क्योंकि जनता भी मूर्ख नहीं है जो टीवी ऑन करके बैठी है आपको सुनने के लिए। आपकी बात महत्वपूर्ण है, आप अपना महत्व खुद कम मत कीजिए, बारी बारी से बोलिए जिससे सवाल पूछा जाए। इससे बेहतर तरीके से मैं आपको नहीं बोल सकती, इससे स्पष्ट तरीके से प्लीज नियम फॉलो करें। इतना कहना चाहता हूं कि दलित, आज दलितों का शोषण 70 साल तक हुआ करप्शन के कारण। नेताओं ने दलितों के हक में जो पैसा जाना चाहिए था, मुसलमानों के हक में जो पैसा जाना चाहिए था, वो अपने जेब में भरा। आज पकड़े जा रहे हैं तो दलित कार्ड, ये क्या होता है दलित कार्ड? अगला सवाल मुजफ्फरनगर में मेरा सवाल पात्रा जी से है। जितने लोग लाइनों में मरे हैं उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा? और सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया है वो काला धन पकड़ने के लिए लिया है। वो काला धन जो पकड़ा गया है अब तक 49 दिन हो चुके हैं, कितना काला धन पकड़ा गया है वो क्या सरकार जनता को बताएगी? और वो जनता के लिए कहां प्रयोग किया जाएगा, हमें इसको मानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे देता हूं। नंबर 1, इन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और आज आप सब राजी होंगे इस बात से कि जितने लोग हर दिन पकड़े जा रहे हैं, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में उतने बेईमान लोग कभी नहीं पकड़े गए होंगे। हर दिन बेईमान लोग पकड़े जा रहे हैं। दूसरी बात है मेरे भाई, ये पैसा आपके पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों के लिए, आप ये अकाउंट चोरी करके कितना चिल्ला रहे हैं। देखिए चोरी करके इतना चिल्ला रहे हैं, 104 करोड़ रुपए लूट भी लिया, फिर दूसरों को बोलने भी नहीं देंगे। ये क्या बात? अरे मैं जवाब नहीं दूं, वालों को मुआवजा कैसे जवाब दूं? देखो इनको कैसे चिल्ला रहे हैं। देखिए हो गया ना, जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। आप देखिए सवाल आपने मुझसे पूछा है, ये चिल्ला रहे हैं। नहीं देखिए क्यों छुपा रहे हैं आप चिल्ला क्यों रहे हैं?
हेलो जी, कैशलेस इकोनॉमी के साथ साथ अगर सरकार कैशलेस इलेक्शन भी डिक्लेयर कर देती, अनाउंस कर देती, तो मुझे लगता है कि नोटों की माया भी धरी रह जाती है और माया के नोट भी धरे रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि अब यूपी के चुनाव में ये जो 70 लाख की लिमिट सुनने में आ रहा है इसी के द्वारा रखी जा रही है, तो यूपी के चुनाव में अब सब कैशलेस होने वाला है या फिर वहां पे पुरानी अंधेरगर्दी दोबारा आने वाली है? इस पर आप बहुत स्पष्ट जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं दे दूंगा, नहीं दे पाएंगे सर। मैं दे रहा हूं, मैं तैयार हूं जवाब। ना अंजना जी, देखिए एक लाइन में ही प्रधानमंत्री जी ने खुद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हिंदुस्तान के राजनीति का किस प्रकार से परिष्कार हम कर सके उसका डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, आज तक नहीं हुआ। और आज अगर मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनी होंगी आपने, तो मायावती जी ने कहा कि अब हम कम पैसा खर्च करेंगे, इससे पहले बहुत पैसा खर्च करते थे। ये देखिए इनको किस प्रकार चिल्ला रहे हैं। चलिए इसी के साथ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आज गालिब का जन्मदिन है और चूंकि फकीरी पर एक अलग बहस इस देश में छिड़ी हुई है, तो गालिब के इसी शेर के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। यही हाल इस देश के नेताओं का है, यही हाल इस देश के नेताओं का है। जहाज में बहुत बड़ा छेद है। जब तक ये राजनीतिक पार्टियां अपनी फंडिंग को आरटीआई के तहत नहीं लाती हैं, काले धन से लड़ाई अधूरी है। ये कदम अगर पहले उठाया गया होता तब ईमानदारी दिखती और तब डंके की चोट पर कहा जाता कि ये देश एक समग्र जंग लड़ रहा है काले धन के खिलाफ। तब तक सवालों के घेरे में आप भी हैं और आप भी हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।